हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कारगिल हाइट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। याद रखिएगा, जो भी हम यहाँ पे हम कोई चैप्टर वाइज अभी क्वेश्चंस को हम तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे की जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी उसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। आज केवल हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें अगर जो भी आंसर आएगा तो आंसर जो आएगा वो किस लॉजिक पर बेस्ड होगा, उसको एक एक क्वेश्चन को हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि इफ यू वांटिंग, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यू वांटिंग, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांटिंग, अगर आप चाहते हैं टू वॉच, देखना, अगर आप देखना चाहते हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, बर्ड्स, पक्षियों को, और कैसे देखना चाह रहे हैं, जस्ट मिनट थोड़ा सा इसका, हाँ जस्ट मिनट, चलिए। तो कह रहे हैं इफ यू वांटिंग, अगर आप चाहते हैं टू वॉच, देखना, किसको चाहते हैं, बर्ड्स को, पक्षियों को देखना, कैसे, नेस्टिंग मतलब घोंसला बनाते हुए। तो कह रहे हैं कि यू मस्ट, तो आपको अवश्य ही, नॉट टू लेट देम सी, मतलब उनके नजर में आपको नहीं आना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंसेस आए हैं। तो अच्छा, इसमें अगर देखें तो एरर क्या है, तो कुछ चीजें याद रखना है। जैसे देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा इफ से शुरू हुआ है, तो इफ का जो सेंटेंस हमारा वो जनरली कंडीशनल सेंटेंस है। तो कह रहे हैं अगर आप पक्षियों को घोंसला बनाते हुए देखना चाहते हैं तो कंडीशन ये है कि आपको पक्षी आपको देखने ना पाए। अगर वो देख लेगा तो आप वो फिर क्या करेगा, वो फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा, फिर आप उसको घोंसला बनाते हुए देख नहीं पाएंगे। तो इसमें एरर क्या बनेगा, तो एक चीज याद रखना है हमें कि देखिए यहाँ वर्ब क्या यूज की गई है, वांटिंग। तो याद रखिएगा वांटिंग जो होता है ये होता है वांट। ठीक, और वांट जो वर्ब होती है, एक्चुअली ये वांट जो होती है ये एक स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में वर्ब आती है। और स्टेटिव वर्ब क्या होता है, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते। उन वर्ब का यूज न तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं न तो परफेक्ट, मतलब जहां जहां पर भी आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब में, वहां वहां आप इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक, और चूंकि यहाँ सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो इज एम आर के साथ आया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब ये आ गया हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जिस वर्ब में आईएनजी जब लगेगा ही नहीं तो आप उसका आईएनजी के साथ यूज नहीं कर सकते। जब उस वर्ब का यूज आप आईएनजी के साथ नहीं कर सकते तो देन हमारा यही एरर होगा। तो याद रखना है यहाँ एक्चुअल में आर वांटिंग नहीं होना चाहिए था, बल्कि इफ यू वांट, यहाँ पे वांट वर्ड यूज होना चाहिए था। वांटिंग आप नहीं कर सकते, इसका मतलब कि वांट का अगर वांटिंग कर देंगे तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। वांट का वांटिंग होता ही नहीं, और जिस वर्ब में आईएनजी लगता ही नहीं उस वर्ब में अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा एरर। ठीक, अच्छा, ऐसी एक दो नहीं बहुत ढेर सारी वर्ब हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, लुक, एवर, डिस्पाइट, डिटेस्ट, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई, प्रेफर, रिगार्ड, satisfied, want, with, desire, intend, mean, please, displease, think, imagine, suppose, presuppose, recall, recollect, remember, forget, believe or not trust, possess, have, contain to। ऐसे बहुत ढेर सारी वर्ब हैं, ठीक, जिनमें आईएनजी आप नहीं लगाते। लेकिन हाँ याद रखिएगा कुछ वर्ब में आईएनजी लगता है भी और कुछ में नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी एक वर्ब हमने लिया सी, ठीक, तो सी मतलब होता है देखना, तो हमें पता है सी का मतलब होता है देखना। तो याद रखिएगा सी का मतलब होता है देखना भी, और सी का मतलब होता है मिलना भी। ठीक, तो ये याद रखना है। लेकिन जब सी का सीइंग हो जाता है तो याद रखना है तो इसका मतलब मिलना होता है, देखना नहीं होता है। ये याद रखिएगा, सी का अगर सीइंग आप कर देते हैं, अगर सी का आप यूज कर रहे हैं सीइंग के रूप में और इसका मतलब मिलने के सेंस में है, तब तो आपका सेंटेंस सही है। लेकिन अगर सी का आपने सीइंग किया है वो भी देखने के सेंस में, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये है, क्या इन वर्ब में जो भी है, जैसे सी का सीइंग, इसका मतलब आईएनजी देखने के सेंस में नहीं लग सकता, लग भी सकता है, लेकिन वो पार्टिसिपल होना चाहिए या फिर जीरंड होना चाहिए। अब ये पार्टिसिपल जीरंड क्या है, ये अपने आप में एक नॉन फाइनाइट का चैप्टर है। अभी के लिए बस ये याद रखिएगा कि इन वर्ब का यूज, जैसे वांट हो गया, जो भी अभी वर्ब बताई गई हैं, कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब के रूप में आप इसका यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसका पार्टिसिपल या जेरेंट के रूप में कुछ वर्ब है इसमें यूज की जा सकती है। अब वो किस सेंस में यूज की जाएंगे, जब वो चैप्टर आएगा तो वहां हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक, अभी फिलहाल आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन में। तो इसमें अगर एरर देखेंगे ना तो पार्ट वन इसमें देखेंगे, चूंकि वांट का वांटिंग होता ही नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या है, एरर है। और यहाँ इस चूंकि पूछा गया है कि कौन से पार्ट में है ना, कि कौन से पार्ट में एरर है, तो हमारा ए जो पार्ट है इसमें एरर है, ये हमारा सेंटेंस एरर है, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे कि हमारा एरर है, वांट का वांटिंग होता ही नहीं, इसलिए ये एरर है। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन कह रहा है कि एवरीवन, कि हर एक इंसान, एवरी वन ऑफ द। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें, पहले बेसिक चीज जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई भी नाउन
नाउन या प्रोनाउन, अगर कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन, या इसको थोड़ा सा और इजीली में अगर हम सब समझ सकें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी आ गया नाउन या भी कोई प्रोनाउन, ये एन मतलब नाउन और पी मतलब प्रोनाउन मान लीजिएगा, और बीच में आता है ऑफ, ठीक, और फिर से उसके बाद आ गया कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन। याद रखिएगा जब भी ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन, देखिए एक नाउन प्रोनाउन मान लीजिए ये हो गया, एक नाउन प्रोनाउन मान लीजिए हो गया, और फिर आगे आने वाली है क्या, वर्ब हमारे आने वाली है। तो याद रखिएगा ऑफ से जब भी दो नाउन या प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो याद रखिएगा सब्जेक्ट जो होता है वो पहला वाला माना जाता है, बाद वाला नहीं माना जाता। इसका मतलब आगे का पूरा सेंटेंस जो होगा वो ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग चलेगा, ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक। अच्छा, तो आ जाते हैं अब इस क्वेश्चन में, जैसे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मे भी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम यहां देख रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एवरी वन ऑफ द बॉयज, इसका मतलब द बॉयज मतलब जितने भी ये लड़के हैं, इन लड़कों, ऑफ का मतलब होता है में से, ठीक, इन लड़कों में से एवरी वन मतलब होता है हर एक। अब हर एक, तो ठीक, तो इसका मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो बॉयज नहीं माने जाएंगे, बल्कि इन बॉयज में से एवरीवन जो हर कोई एक है, जो ऑफ से देखिए एवरीवन भी ऑफ के पहले क्या आया है, ऑफ के पहले आया है एवरीवन, और ऑफ के बाद आया है बॉयज, लेकिन जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो ऑफ के पहले माना जाएगा, और ऑफ के पहले अगर ध्यान से देखें तो एवरीवन, और एवरीवन मतलब होता है हर, मतलब हर कोई एक, और हर कोई एक का मतलब होता है कोई एक, ठीक। और जब कोई एक के सेंस में, इसका मतलब ये हमेशा एवरी में, अच्छा कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए एवरी वन का मतलब हो गया हर कोई एक, और हर कोई एक का मतलब यहाँ ही के सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमें देखने में प्लूरल लग सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होते सिंगुलर हैं, और वो ही के ही अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे जैसे वहां एक वर्ड तो आ गया हमारा एवरी वन, ठीक, एक वर्ड हमारा आ गया एवरीबडी, या फिर समवन, या फिर समबडी। इस तरह के जितने भी वर्ड हो, इसका मतलब ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और जितने भी जनरली इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे हैं, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, या नो वन, ये जितने भी होते हैं ना, ये सब ही के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये सब इनमें जो छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है वो ही होता है। इसका मतलब ये अगर कहीं वर्ड दिख जाएंगे तो जनरली हम ये मान के चलेंगे कि ये होते हैं ही के अकॉर्डिंग, ये सेंटेंसेस हमारे लेके चलते हैं। अच्छा, मान ले अगर ये ही हो गया, अगर हम इसको ही मान के चलें तो हमने अभी अभी सीखा कि ऑफ के पहले जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, ऑफ के पहले है एवरीवन, एवरीवन का मतलब हो गया ही। जब ही हो गया हमारा सब्जेक्ट तो आगे जो वर्ब आ रही है, ये वर्ब तो हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें पता है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के दो ही सेंटेंसेस बनते हैं, एक हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो लव का लव्ड होता, ईडी लगा होता, लेकिन ये तो आया नहीं, इसका मतलब ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस लगाना पड़ता है, क्योंकि वर्ब को क्या बनाना पड़ता है में सिंगुलर। एक चीज और याद रखिएगा, जितनी भी वर्ब होती हैं, जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो बाय डिफॉल्ट सब प्लूरल फॉर्म मानी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे आया है गो, तो गो याद रखिए वो हमारी V1 है, और V1 जो होती है ना ये सभी हमारी मानी जाते हैं प्लूरल, ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। अगर इसी का हम गो का गोस कर देते हैं तो ये जो होता है ये हमारी वर्ब बन जाती है सिंगुलर, ठीक। तो इसका मतलब ये जो हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये हो गया हमारा सिंगुलर। इसका मतलब कि जितनी भी वर्ब होती हैं वो पहले से होती हैं प्लूरल फॉर्म, उनको सिंगुलर बनाने के लिए उन वर्ब के लास्ट में हम एस या IES का यूज करते हैं, ठीक। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल चाहिए। अब जैसे बाय डिफॉल्ट, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में, जैसे सपोज करिए कि अगर सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ गया यहाँ पे, सेंटेंस क्या, जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में आ गया ही, अब ही हमें पता है सिंगुलर, ठीक। और इसके साथ अगर हम यहां लगा दें, एक वर्ब लगा दें हेल्प, और एक वर्ब यहां हम लगा दें हेल्प्स, ठीक। तो हमें पता है ही है सिंगुलर, तो इसको वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। और वर्ब सिंगुलर तभी होती है जब उसमें एस लगाना पड़ता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सब प्लूरल मानी जाती है। तो जब सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर तो वर्ब चाहिए सिंगुलर, और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो एस फॉर्म होती है, इसलिए ही के साथ आप हेल्प्स लगाएंगे ही
नहीं लगाए, हेल्प नहीं लगाएंगे। लेकिन सपोज करिए यही सेंटेंस माया होता दे, और दे के साथ अगर हम लगा देते एक तरफ हेल्प और एक तरफ लगा देते हम हेल्प्स, तो याद रखना है कि दे जो होता है वो हमारा माना जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। अगर ये प्लूरल है तो इसको वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, और हमें पता है प्लूरल फॉर्म जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए इसके साथ ये लगाएंगे। वर्ब की एसईएस फॉर्म तो सिंगुलर होती है, इसलिए इसके साथ हम नहीं लगाएंगे। तो मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कि एवरी वन ऑफ द बॉयज, तो मतलब जितने भी लड़के हैं उनमें से हर एक किसी ने क्या किया है, वो हर कोई पसंद करता है टू राइड मतलब सवारी करना। तो जब हमारा सब्जेक्ट एवरी वन है, एवरी वन सिंगुलर है, तो यहाँ लव क्यों लगाएंगे, बल्कि लव का हमें करना पड़ेगा लव्स। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर और सिंगुलर के साथ चाहिए वर्ब सिंगुलर, इसलिए उस वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के लास्ट में हम एसईएस का यूज हम करते हैं। तो मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक पूरा एक चैप्टर है, अगर इसको डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ढेर सारे एवरी से भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एवरी के साथ जनरली हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। जैसे एवरी बॉय करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा राइट, मतलब आगे जो सेंटेंस बनेगा सेंटेंस हमारा राइट होगा। लेकिन कहते एवरी बॉयज कर देंगे तो एवरी के बाद प्लूरल नाउन नहीं आता, सिंगुलर आता, तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, जो भी बनेगा। लेकिन अगर हम एवरी के बाद कोई नंबर ऐड करते हैं, जैसे एवरी 10 बॉय, अब एवरी 10 बॉय नहीं लिख सकते, एवरी 10 बॉयज, इसका मतलब एवरी के बाद जब नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा। अगर एवरी के बाद कोई नंबर ऐड कर देंगे तब नाउन प्लूरल आएगा। तो मे बी ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ही आस्क्ड। अच्छा ध्यान से देखें आप, तो अगर आपने कभी नरेशन पढ़ा होगा, ये हमारा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे कुछ नरेशन से मैच कर, एक्चुअली नरेशन से ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही आस्क्ड, उसने पूछा वेदर की क्या आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। इसका मतलब है कि ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेदर मतलब कि क्या आइदर ऑफ द ब्रदर्स मतलब जो भी यहाँ जो भी आपके जो भी भाई हैं उनमें से आइदर मतलब क्या कोई एक, वर एट होम क्या घर पर है। तो अब यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा आइदर के बारे में हम सब जान लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे वर्ड जो बनेगा आइदर। अब आइदर की मीनिंग क्या होती है, तो देखिए आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ठीक, तो दो में से कोई एक के सेंस में हम आइदर का यूज करते हैं। इसका मतलब ये आइदर में भी ही छिपा रहता है। ठीक, अब जैसे मान लिया आप कहेंगे इसका मतलब आइदर का मतलब जहां जहां आइदर आएगा हर जगह ही होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आइदर के अगर जिससे रिलेट करें अगर उसका जेंडर क्लियर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम यहां ये लिखें आइदर ऑफ द बॉयज। ठीक, अब हमें पता है कि बॉयज मतलब हो गए ये जितने भी लड़के हैं, ऑफ मतलब उनमें से, आइदर का मतलब होगा कोई एक, कोई एक, अब कोई एक होगा। अब सोच के बताइए, कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ लड़के हैं उनमें से कोई एक, तो उनमें से जो कोई एक होगा, जितने लड़के हैं उनमें से किसी एक ने इस काम को किया, तो जो एक होगा वो भी तो लड़का ही होगा। ठीक, उसी तरह से अच्छा तब यहाँ आयदर का मतलब क्या माना जाएगा, ही। लेकिन अगर यही सेंटेंस हो जाता आयदर ऑफ द गर्ल, अगर यही सेंटेंस आ जाए आइदर ऑफ द गर्ल्स, तो जितनी भी लड़कियां हैं, ऑफ मतलब उनमें से, आइदर मतलब कोई एक, तो जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से किसी एक ने इस काम को किया, तो जो एक होगा वो भी तो गर्ल होगा। तो यहां अब आइदर का मतलब क्या हम मान के चलेंगे, यहां आइदर का मतलब शी हो जाएगा। तो जब इसका रिलेशन बॉय से होगा तो ही हो जाएगा, जब इसका रिलेशन गर्ल से होगा तो ये शी हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह दें कि आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर सपोज करिए हमने ये कह दिया आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे तो क्लियर था कि हमने कह दिया कि आइदर ऑफ द बॉयज मतलब जितने भी बॉयज हैं उनमें से कोई एक, चूंकि बॉय से ये रिलेट करके चल रहा है तो हम मान लेंगे कोई एक बॉय की बात हो रही तो ही हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं आइदर ऑफ द गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें से कोई एक, तो जो गर्ल्स में से कोई एक होंगी तो वो भी गर्ल ही होंगी। लेकिन अगर हम ये कह दें आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी हैं, ऑफ मतलब उनमें से कोई एक, अब सोच के बताइएगा क्या
स्टूडेंट कहने से ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट हमारा यहाँ पे जेंडर क्या है, ये मेल है या फीमेल है। तो स्टूडेंट कहने ये तो कॉमन नाउन है, और ये स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल। जहां जेंडर ही क्लियर ना हो कि ये मेल है फीमेल है, वहां फिर आइदर फिर से ही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो मान लीजिए क्या हो गया ही। अब सोच के बताइएगा, चाहे ये आए आइदर ऑफ द गर्ल्स आए, चाहे ये आए आइदर ऑफ द बॉयज आए, चाहे इन लड़कों में से कोई एक, या इन लड़कियों में से कोई एक, या इन विद्यार्थियों में से कोई एक, है तो एक ही। जब एक ही हुआ तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन होगा, सिंगुलर बनेगा। क्यों, हमने अभी अभी देखा था कि जब भी ऑफ से जब भी दो नाउन प्रोनाउन आपस में ऐड होते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा पहले वाला माना जाता है, बाद वाला नहीं माना जाता। जब ऑफ के पहले वाला दो, जब ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ेंगे, ऑफ के जो पहले होगा वो सब्जेक्ट माना जाएगा, तो वर्ब भी तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। और चूंकि ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट बनता है, और ऑफ के पहले आइदर, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और जब एक की बात होगी तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा एक हुआ, और जब एक हुआ तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और जब वर्ब आएगी सिंगुलर तो यहाँ वर्ब क्या कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ वर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था। क्यों, कि क्वेश्चन कह रहा है कि ही आस्क्ड, उसने पूछा कि वेदर की क्या, आइदर ऑफ द ब्रदर्स, मतलब तुम्हारे जितने भी भाई हैं उनमें से क्या किसी एक ने, क्या कोई एक जो है, वॉज मतलब था, एट होम मतलब घर पे। तो चूंकि आइदर आया, आइदर का मतलब होता है कोई एक, जब कोई एक है तो एक के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक, अच्छा अब ऐसे कौन कौन से वर्ड है, बहुत ढेर सारे ऐसे वर्ड हैं। जैसे आइदर हो गया, सिंगुलर हो गया। अभी अभी हमने देखा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नो वन, ये सब सिंगुलर होते हैं। उसी तरह से आइदर हो गया, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। नाइदर हो गया, सिंगुलर हो गया। नन हो गया, नो वन हो गया, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। तो जब भी ये सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे, ये मत देखिएगा कि इसके साथ नाउन जो आएगा, क्योंकि ऑफ से जुड़ेंगे। जब ऑफ से जुड़ेंगे तो हमेशा ऑफ के बाद प्लूरल नाउन मिलेगा, और ऑफ के पहले आइदर, नाइदर कुछ भी मिल जाए तो समझिए सब्जेक्ट ऑफ के पहले वाला है, और पहले वाला जब हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है तो आगे की वर्ब हमेशा ही आइदर और नाइदर या फिर एवरी, इन सब के अकॉर्डिंग चलेगा। और वर्ब हमेशा आएगी सिंगुलर की, वो हमेशा ही को रिप्रेजेंट ये सब कर रहे होंगे। ठीक, तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा, चूंकि ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन यहाँ जुड़े थे, एक तरफ आया था आइदर, एक तरफ है ब्रदर, तो जितने भी ब्रदर हैं उनमें से आइदर मतलब कोई एक, तो जो कोई एक होगा वो ही होगा। जब ही होगा तो ही के अकॉर्डिंग वर नहीं लगाएंगे बल्कि वॉस का यूज करेंगे, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लास्ट पार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या था, एरर था। ठीक, तो मे बी ये भी, अब देखिए ये सब चैप्टर तो बहुत कुछ है, इसमें अगर सिर्फ एक पॉइंट को अगर लेकर डिस्कस करना हो तो बहुत ढेर सारी चीजें इसमें निकल के आएंगी। बट चूंकि अभी हमारा ये प्रॉपर टॉपिक नहीं है, जब हम प्रॉपर टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो एक एक पॉइंट को हम कितने तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कितने तरीके से उसमें आंसर हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम सब डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा केवल क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ते हुए हम सब चल रहे हैं अभी। ठीक, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि, देखिए फ्रैंक लियोड राइट, ये याद रखिए नाम है, ये जो है ये एक राइटर है, इनका नाम है। तो ये जो राइटर है, हैज बीन, अब देखिए हैज बीन, हैव बीन, याद रखना है कि कभी भी जो सेंटेंस आता है, कभी भी अगर आ गया हैज या आ गया है, तो इसके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब भी हम अगर डिस्कस करें तो प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज क्या करते हैं, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन सपोज करिए अगर सेंटेंस ये फॉर्मेट ना फॉलो करके अगर आ गया हैज या हैव, उसके बाद आ गया बीन, उसके साथ आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो याद रखना हैज हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म आता है तो एक्चुअल में ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है, उस काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो आई है, लेकिन इस थर्ड फॉर्म के पहले बी डबल एन आ जाता है, तो सेंटेंस हमारा एक्टिव का नहीं होता बल्कि पेशिव का होता है। और जिस सेंटेंस में अगर सेंटेंस हमारा पेशिव वॉइस का होता है तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता नहीं बल्कि सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। ठीक, तो इसमें जो आया है, जो फ्रैंक लियोड राइट जो है हैज, अच्छा एक ही इंसान है, चूंकि ये एक ही इंसान है, ये नाम है इनका फ्रैंक लियोड राइट जो है, तो इसलिए सिंगुलर है तो यहाँ हैज लगाएंगे। अब देखिए है हैज बीन एक्लेम्ड।
ठीक, उनको एक्लेम्ड का मतलब प्रशंसा करने के सेंस में है। ठीक, तो कह रहे हैं कि हैज बीन एक्लेम्ड मतलब उन्होंने प्रशंसा नहीं किया बल्कि उनकी प्रशंसा की गई, क्योंकि बी डबल एन आए और बी डबल जब भी थर्ड फॉर्म के पहले आ जाए समझिए पेशी वाइज, और पेशी वाइज में सब्जेक्ट काम करता नहीं बल्कि सब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है। ठीक, तो एक्शन रिवर्स चलता है। तो कह रहे हैं कि जो फ्रैंक लियोड राइट जो हैं, कह रहे हैं हैज बीन क्लेम्ड, उनको क्लेम्ड किया गया, उनकी प्रशंसा की गई, और किसके द्वारा की गई? बाई द कलीग, मतलब उनके साथ जो भी काम करने वाले जो लोग थे उनके द्वारा प्रशंसा की गई। क्या की गई? एस के रूप में। किसके रूप में? द ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। ठीक, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या इनको बोला? ग्रेटर, कि ये महान है। और किन लोगों में महान है? ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट। ठीक, जितने भी मॉडर्न आधुनिक युग के जितने भी आर्टिक जो हैं आर्किटेक्ट हैं, उन सभी में सबसे ज्यादा महान है। इसका मतलब जब सभी में है तो सभी में से जो बात करता है वो बात करता है सुपरलेटिव। ठीक, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए। देखिए जैसे होता है ग्रेट, एक वर्ड हमारा है ग्रेट। तो ग्रेट जो होता है ये होता है पॉजिटिव डिग्री। ग्रेट से बना होता है क्या? ग्रेटर। ग्रेटर जो होता है ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, और इसी से बना होता है द ग्रेटेस्ट। और जो ग्रेटेस्ट होता है ये होता है सुपरलेटिव। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव। जैसे अगर हमें किसी इंसान की कोई क्वालिटी बताना हो, जैसे मान लीजिए अगर ये कहते हैं ही इज अ गुड पर्सन, हम कहते हैं ही इज अ गुड पर्सन, ठीक है, अच्छा इंसान है, कोई बात नहीं। कोई और इंसान है उसको बोला ये कैसे गए, ही आल्सो अ गुड पर्सन, ये भी अच्छा इंसान है। ठीक, तो जब हम किसी इंसान के बारे में कोई चीज बताते हैं, चाहे वो गुड हो या बैड हो, हम किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हम वहां पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक, जैसे ग्रेट ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, वाइज ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। जैसे वाइज मतलब नॉर्मल, ठीक है, जैसे आप वाइज है वो भी वाइज है। वाइजर का मतलब हो जाएगा दूसरों से ज्यादा वाइज, और वाइजेस्ट का मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा वाइज। उसी तरह से ये जो ग्रेट हो गया ये महान है, महान है। और ग्रेटर का मतलब होता है दूसरों से ज्यादा महान। तो एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, जब भी दो लोगों में कंपेयर किया जाता है तो दो लोगों जब जहां कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से, बस ये कह दिया गया ये उतने ही अच्छे हैं जितने कि आप हैं, या फिर नॉर्मल ये भी अच्छे इंसान है या महान इंसान है, तो वहां ग्रेट यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी से कंपेयर करके किसी को बताते हैं कि ये इनसे ज्यादा महान है, तो जिनसे कंपेयर किया जा रहा है अगर वो केवल दो चीजें हैं, अगर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में आपस में तुलना की जाती है, तो वहां तुलना करने के लिए हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में जनरली हम ईआर का यूज करते हैं। अब ये नहीं कहेंगे 100% कि हमेशा ईआर ही लगाते हैं, कुछ होते हैं जो मोर और मोस्ट से चलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जहां दोनों के रूल ब्रेक हो जाते हैं। वो जब पार्टिकुलर वो चैप्टर को हम सब पढ़ेंगे ना, तो वहां डिटेल में सारी चीजें आएंगे। अभी हम केवल हमारा फोकस है ये क्वेश्चन पे, अभी सिर्फ हम उस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जिस पॉइंट का रिलेशन हमारा इस क्वेश्चन से है। तो याद रखना है कि जब किसी भी जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है उसके लास्ट में अगर ई आर लगा होता है तो समझिए ये होता है कंपैरेटिव डिग्री। अगर उसके लास्ट में ईएसटी, इसका मतलब कि अगर कंपैरेटिव डिग्री किसी भी डिग्री के लास्ट में अगर किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ईआर अगर जुड़ा रहे तो समझिए वो है हमारा कंपैरेटिव। और किसी के लास्ट में अगर ईएसटी जुड़ा रहे तो समझिए वो हो जाएगा सुपरलेटिव। अब कंपैरेटिव सुपरलेटिव में अंतर ये होता है कि जहां दो चीजों या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है वहां पे यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री। और जहां दो से ज्यादा, अब दो से ज्यादा चाहे 3 हो या 1000 हो ये मैटर नहीं करता, अगर दो से ज्यादा है और उनमें से अगर हमें कहना है कि ये सबसे अच्छे हैं तो दो से ज्यादा के लिए हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां लगाया गया है ग्रेटर, और ग्रेटर का मतलब होता है ई आर इसमें ऐड है, और ई आर बनाया गया है इसका मतलब ये हो गया कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव हमेशा दो लोगों के बीच में बात की जाती है, लेकिन यहां बोला गया है ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट, मतलब इस दुनिया में मॉडर्न आधुनिक समय के जितने हैं सब। तो जितने हैं सब में तो सिर्फ दो लोग तो आएंगे नहीं, उसमें तो जितने आर्किटेक्ट होंगे सब आ जाएंगे। और जब सब आ गए और उन सब में से ये अच्छे हैं सबसे ज्यादा, तो वहां कंपैरेटिव नहीं बल्कि वहां सुपरलेटिव हो जाता है। ठीक, कि जहां केवल दो लोगों की बात होती, दो लोगों की बात होती तब वहां पे हम कंपैरेटिव लगाते। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये कहते थे कि ही इज ग्रेटर देन यू,
अब देखिए ये सेंटेंस जो आएगा ना, तो इसमें ग्रेटर राइट मान लेंगे। क्यों? कि यहाँ ही की तुलना की गई है किससे? यू से की गई है। तो एक पर्सन हो गया ही और एक पर्सन हो गया यू, तो यहाँ दो ही इंसान हुए। जब दो इंसान हुए, अब यहाँ लगाएंगे। और ये भी याद रखना है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन भी लगता है। तो कंपैरेटिव डिग्री तब लगाएंगे जब दो लोगों के बीच की बात हो, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ जनरली देन का भी यूज होता है। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ कह रहा है जितने मॉडर्न है सब की बात हो रही है। जब सब की बात हो रही है तो कंपैरेटिव क्यों लगाएंगे? वहां तो सुपरलेटिव। और अगर कंपैरेटिव हम मान भी लें तो देन भी तो मिसिंग है। तो इसका मतलब कि जब ऑल में से जितने लोग हैं उन सब में महान की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया टोटल जितने लोग हैं सब में से अच्छा, और सब में से अच्छे की बात हमेशा क्या करता है? कंपैरेटिव नहीं करता बल्कि सुपरलेटिव। इसलिए यहाँ पे द ग्रेटर नहीं होगा, बल्कि होगा यहाँ पे द ग्रेटेस्ट। यहां होना चाहिए हमारा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे द ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट, क्योंकि वहां साफ साफ कह रहा है कि ऑल मतलब जितने हैं सब में। तो सब में से तो सुपरलेटिव बात करता है, कंपैरेटिव केवल दो की बात करता है। इसलिए एरर जो हमारा था वो ग्रेटर में था। तो इसलिए ग्रेटर को ग्रेटेस्ट कर देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक, आ जाते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए ये कह रहा है द प्राइस ऑफ माई ड्रेस। ठीक, अच्छा ये जितने भी क्वेश्चन से याद रखिए, ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं जो भी हैं। ठीक, अब इसमें देखिए कह रहा है कि द प्राइस ऑफ माई ड्रेस। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरे ड्रेस की जो प्राइस है इज हायर। अब देखिए हमें पता है कि जब ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं, अगर ध्यान से देखें तो एक हमारा नाउन प्रोनाउन हो गया प्राइस और एक हो गया माई ड्रेस। तो नंबर वन ये हो गया, नंबर टू ये हो गया, और ऑफ के पहले जो आता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट को हो जाता है। इसका मतलब सब्जेक्ट जो बनेगा वो प्राइस है, वो ड्रेस नहीं होगा। ठीक, तो आप कह रहे द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरे ड्रेस का जो प्राइस है, तो प्राइस तो सिंगुलर, प्राइसेस तो आया नहीं है, प्राइस है, सिंगल प्राइस है। और सिंगल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? सिंगुलर मानेंगे। चलिए जब सिंगुलर होगा तो वर्ब तो सिंगुलर आएगा, तो इस तो हो ही गया। फिर यहाँ पे हायर देन, तो हमें पता है कि हाई जो होता है ये हमारा होता है पॉजिटिव डिग्री। इसी को कंपैरेटिव अगर करना है तो इसके लास्ट में ईआर जोड़ेंगे, हायर। अगर इसको सुपरलेटिव बनाना है तो ये हो जाएगा हाईएस्ट हो जाएगा। तो हाई, हायर, हाईएस्ट करके होता है। तो अब चूंकि यहाँ पे देखिए वर्ड आया है दैन, तो दैन तो हमें पता है ये आता है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में तो हमें पता है फिर हायर ही लगाना पड़ेगा, और हायर भी आया है। इसका मतलब ये तो सेंटेंस ठीक चल रहा है यहाँ तक। आगे देखेंगे दैट ऑफ योर्स। अब यहाँ पे अब देखना है कि दैट ऑफ योर्स, ये दैट ऑफ योर्स का क्या सिस्टम है। अब इसी चीज को केवल हमें क्या करना है? समझना है। तो ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस सेंटेंस को समझना है तो इस सेंटेंस को समझने के लिए क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे हम सब। जैसे मान लीजिए ये लिखें, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं कि द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर than the roads of प्रयागराज। ठीक, सपोज करिए ऐसे हमने एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है। अब ध्यान क्या हमें देना है? ध्यान से देखिए। देखिए ऑफ से दो चीजें जुड़ रही हैं, एक तरफ है दिल्ली और एक तरफ है रोड्स। तो हमें पता है ऑफ के पहले जो होता है वो एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट मिल गया। अब हमें पता है रोड्स क्या है, रोड सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हमें पता है एस लगा है। जब नाउन में एस एस लगता है तो नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन अगर वर्ब में एस एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बनती है। दोनों में ध्यान देना है। तो ये नाउन है, तो नाउन में जब एस एस लगा देते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो रोड्स हमारा प्लूरल है, और चूंकि ऑफ के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट माना जाता है, तो रोड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आर तो आएगा। तो ठीक है, द रोड्स जो है दिल्ली की है वाइडर है, वो कहीं ज्यादा चौड़ी है देन अपेक्षाकृत द रोड्स ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज के रोड से। अब ध्यान ये देना है कि जब भी ये जैसे रोड्स ऑफ दिल्ली की कंपैरिजन हो रहा है किससे? रोड्स ऑफ प्रयागराज। तो देखिए एक वर्ड अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा वर्ड हो रहा है? द रोड्स और द रूट्स। जब सेम नाउन, जो अगर कंपैरिजन आप कर रहे हैं, अगर सेम नाउन रिपीट होता है, उस सेम नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए याद रखिए, अगर प्लूरल में रिपीट हो रहा है तो प्लूरल के लिए हम लगाते हैं, यहाँ पे हम सब इसको लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे हम सब दोस का यूज करते हैं। तो यहाँ प्लूरल नाउन को रिपीटेशन को बचने के लिए दोस का यूज करते हैं। और अगर सिंगुलर नाउन रिपीट हो रहा है तो उससे बचने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो रोड्स, रोड्स रिपीट हो रहा है, तो अब ये जो रोड्स है चूंकि सेम रोड से रिपीट हो रहा है तो इसको हटाकर यहाँ, मतलब ये भी सेंटेंस राइट है। लेकिन अगर हम चाहें, रूल ये कहता है ग्रामर का कि एक तरफ अगर नाउन आ गया तो अब उसका प्रोनाउन लिखना ज्यादा बेटर होता है।
ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, चाहे तो जो रोड है, रोड के रिपीटेशन जो हो रहा है इसको हटाकर हम, चूंकि रोड्स प्लूरल है तो हम यहाँ लगा सकते हैं, दोस्त लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन सपोज करिए यही सेंटेंस अगर यहाँ जो होता नाउन सिंगुलर होता, जैसे मान लीजिए अगर अब ये लिखें, द वेदर ऑफ प्रयागराज इज बेटर, अब इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, बेटर देन द वेदर ऑफ दिल्ली। मान लीजिए ऐसा कोई, ऐसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो अब ऑफ के पहले फिर से क्या आ गया, वेदर, और वेदर जो होता है ये होता है, हमें पता है वेदर मतलब मौसम, तो मौसम तो हमेशा हमें पता है अनकाउंटेबल कैटेगरी माना जाता है, इसको अनकाउंटेबल कहें या सिंगुलर नाउन कहें या सिंगुलर माना जाता है। अब यहाँ देखें वेदर और वेदर यहाँ दोनों रिपीट हो रहे हैं, और जब दोनों रिपीट हो रहे हैं तो अब ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं। तो प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ दोज लगाया जाता है, और सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए क्या लगाया जाता है, यहाँ पे दैट का यूज किया जाता है। अब यहाँ आएंगे अपने क्वेश्चंस में, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरे ड्रेस का जो प्राइस है, इज हायर, वो कहीं ज्यादा हायर है देन दैट ऑफ योर्स। अब दैट जो आया है इसका मतलब ऑफ के पहले दैट आया है, तो इस ऑफ के पहले नाउन सिंगुलर मिलना चाहिए, तो हमें पता है कि नाउन तो हमारा सिंगुलर है, प्राइस क्या है, सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर यहाँ पे जो सेंटेंस एक्चुअल में होना चाहिए था, मतलब ये तो हमारा सेंटेंस राइट है, बट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन द प्राइस ऑफ योर्स। और जो प्राइस, प्राइस वर्ड यहाँ रिपीट हो रहा होगा, और प्राइस चूंकि सिंगुलर था तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हमें पता है कि हम सब क्या लगाते हैं, दैट, और प्लूरल नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए क्या लगाते हैं, दोस। तो इसका मतलब यहाँ जो दैट आया है ये हमारा क्या था, राइट था, तो ये राइट होने की वजह से इसलिए हमारा ये सेंटेंस नो एरर में जाएगा। याद रखिएगा ये सेंटेंस हमारा नो एरर में क्यों है, हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सेम नाउन के रिपीट, देखिए चाहे तो अगर हमें बताना है तो हम चाहे तो आपको डायरेक्ट यहाँ आंसर भी बता सकते हैं, देखिए ये एरर हो गई, लेकिन वो किस लॉजिक पर बेस्ड गया है उस लॉजिक को भी तो समझना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारी और भी फैक्टर आते हैं, जब अगर हम क्लास में बैठते हैं ना, जो जैसे हम क्लास में चीजों को डिस्कस करते हैं तो हम सारे फैक्टर, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि जितनी भी चीजें हैं वन बाय वन, जैसे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते गए, स्टूडेंट के माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस भी आते गए, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर करते चलते हुए हम सब क्या कर रहे हैं, उसको आगे हम सब डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी एक दो पॉइंट आपको डिस्कस करते हुए चलते, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर सके, केवल आंसर ही ना समझो, आंसर आया क्यों ये भी हमें पता होना चाहिए था। ठीक, अब आ जाते हैं अपने, देखिए अगले क्वेश्चन में, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर। ठीक, तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर, कि वो कौन सी चीज है जो उसको वहां लेकर आई। ठीक, अब यहां अगर ध्यान से देखें तो इसमें एरर क्या बनना है, अच्छा एरर है भी कि नहीं पहले ये भी समझ लेते हैं। तो पहले ये देखना है, ये भी जनरली देखा जाए तो हमारा नरेशन से सेंटेंस लिया गया है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। अब पूछा गया है तो यहाँ पे आ गया व्हाट, अब थोड़ा सा व्हाट समझ लेते हैं। देखिए व्हाट जो होता है ना, ये हमारा जो आएगा, याद रखना है ये हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उनके उनका दो वर्क होता है। वो क्या करते हैं, पहला तो वो काम करते हैं क्वेश्चन करने का। ठीक, दूसरा वो काम करते हैं सेंटेंस का वो सब्जेक्ट भी बनते हैं और ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। तो ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन तो करेगा, लेकिन क्वेश्चन करने के साथ साथ ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होते हैं या फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, दो में से एक, ये क्वेश्चन के साथ साथ या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आएगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन के आएगा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन करने के साथ साथ सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो इसके बाद तुरंत वर्ब आनी चाहिए। और व्हाट जो होता है क्या होता है, अगर ये आएगा तो ये जनरली सिंगुलर माने जाते हैं, याद रखिएगा। जब ये सिंगुलर होंगे तो इनके वर्ब बाद भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब इसमें आकर देखते हैं, तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड ब्रॉट। अब देखेंगे तो व्हाट हैड ब्रॉट, तो हैड तो हमें पता है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज की जाती है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है कि वहां एरर बनेगा। ठीक, सब्जेक्ट सिंगुलर होता तब भी हेड लगाएंगे, प्लूरल होगा तब भी हेड लगाएंगे, तो इसका मतलब व्हाट जो हमारा है ना, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे है और साथ साथ ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। कैसे पता चला कि हैड ब्रॉट, ये जो हैड ब्रॉट हमारा है ना, यहाँ पे हैड ब्रॉट जो हमारा है ये है हमारी वर्ब, और वर्ब के पहले जो आता है वो क्या होता है,
सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन भी यही है और हमारा सब्जेक्ट भी यही है। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। और वर्ब के बाद फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमें पता है ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है। और देयर ये प्लेस की तरफ इंडिकेट करने वाला हमारा एडवर्ब है। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो सारी चीजों को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस नो एरर में जाएगा। ठीक, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? ये नो एरर में इसको हम टिक कर देंगे। तो मे भी आपको समझ में आ गया। आई के साथ यहाँ आस्क्ड आया है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आगे की कंडीशन भी, क्योंकि जो स्टेटमेंट जैसे शुरू होता है, जैसे पास्ट में कोई इवेंट हुआ तो उसके सारे इवेंट पास्ट में ही होने चाहिए। तो अब यहाँ आई आस्क, मैंने उससे पूछा था, क्या पूछा? कि व्हाट हैड ब्रॉट हिम देयर, उसको यहाँ पे कौन सी चीज लेकर आई। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि जब भी दो इवेंट, दो घटनाएं पास्ट में होती हैं, तो जो घटना सबसे पहले हुई होगी वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में होती है उसको हम रखते हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी से थोड़ा सा इस क्वेश्चन से देखिए, एक क्वेश्चन हमारा नो एरर में है, लेकिन इसी लॉजिक को थोड़ा सा आइए डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, एक बात यहां बोला गया कि आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। ठीक, और क्या पूछा? कि व्हाट हैड ब्रॉट हिम, वो कौन सी चीज है जो उसको लेकर आ गई यहाँ। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, रहता कहीं और था, लेकिन वो अब कहीं और रहने लगा, तो कह रहे हैं अरे वो कौन सी चीज है जो उसको खींच कर यहाँ तक लेकर चली आई। तो सोच के बताइएगा। तो कह रहा है कि क्या वह चीज, कह रहे हैं व्हाट हैड ब्रॉट हिम हियर, उसको कौन सी चीज है जो यहाँ लेकर आई है। और ये बात किसने पूछा? मैंने उससे पूछा। तो सोच के बताइएगा, पहले वो यहाँ आया होगा, फिर क्वेश्चन किया गया होगा कि वो बताओ वो क्यों यहाँ पे आ गया, या पहले पूछ लिया और उसके बाद वो आया होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पूछ रहा है तो घटना पहले हो चुकी। इंसान कौन सी चीज पूछता है? जो चीज हो चुका है उस घटना के बारे में पूछता है। जो घटना अभी हुई ही नहीं तो उसको कैसे पूछेगा? ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब कि पहला इवेंट हमारा ये हुआ, पहले कोई इंसान कहीं पे आया, और जब यहाँ आ गया तो अब आई पूछ रहा है उससे कि ये बताओ क्यों यहाँ आ गया, कैसे, वो कौन सी चीज को लाई। इसका मतलब ये जब वो आ गया तो ये इससे ये पूछना इसने शुरू किया। तो पूछा पहले आया होगा, बाद में पूछा गया होगा। और जब पहले आया है बाद में पूछा है, इसका मतलब पहले आया तो पहले आने का काम हुआ, और बाद में जब वो आ गया तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि कौन सी चीज है जो उसको यहाँ खींच के ले आई। तो इसका मतलब पूछने का काम बाद में हुआ। इसका मतलब पहली घटना ये है, दूसरी घटना वो। और जो पहली घटना बनती है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट आया है हेड लगा के थर्ड फॉर्म। और जो पहली बाद वाली घटना होती है वो बनता है पास्ट मिनट। पास्ट मिनट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आस्क्ड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, इसलिए हमारा सेंटेंस, इसलिए भी हमारा सेंटेंस राइट है। तो मे बी आपको ये भी क्लियर थोड़ा सा हो गया होगा। अगला देखिए सेंटेंस, अगला देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि द मदर, द मदर आस्क द चाइल्ड, कि माँ ने बच्चे से पूछा। अच्छा, ये भी अगर देखेंगे, अच्छा देखिए इसमें जो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आ गए हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब हमारे नरेशन के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने कभी नरेशन अगर पढ़ा होगा तो उसमें जो क्वेश्चंस हम सब सॉल्व करते हैं, अगर आपने नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया है तब ये क्वेश्चन को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपने नरेशन के सेंटेंसेस को आपने सॉल्व नहीं किया है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़े से कम आप रिलेट कर पा रहे हो, चीजें हो सकता है आपको कम समझ में आ रही होंगी। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने नरेशन अगर पढ़ा है तो वो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें तो हम सब डिस्कस कर ही ले रहे हैं। बाकी जब ये सारी चीजें चैप्टर डिटेल में चलते हैं ना तो उसका एक अलग ही लेवल होता है। आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि मदर आस्क, माँ ने पूछा। क्या पूछा? अच्छा, माँ ने पूछा, किससे पूछा? द चाइल्ड, बच्चे से। क्या पूछा? कि वाई डिड शी क्राइड आउट। ठीक, तो उस वह बच्चा जो है क्यों चिल्लाया, मतलब वाई डिड शी, आखिर वह क्यों क्राई आउट, चिल्ला पड़ी, इन हर, उस पर। अब थोड़ा सा हमें एक चीज और ध्यान देना है। इसमें एक सेंटेंस जैसे लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां सेंटेंस आ गया, ही सेड टू मी। एक ऐसे नॉर्मल एक क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि उस क्वेश्चन को हम सब कनेक्ट कर पाए। जैसे अगर आ गया, वाई वाई डिड ही कॉल यू, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब ये हमें पता है कि ही सेड टू मी, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से ये क्लोज रहेगा। तो हो गया कि ही सेड टू मी, उससे मुझसे कहा कि व्हाई डिड ही कॉल यू, वह आपको, उसने आपको क्यों बुलाया। ये हमारा सेंटेंस क्या है? नरेशन का बेसिक सेंटेंस है। तो जिन्होंने नरेशन सेंटेंस पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि जब सेंटेंस ये हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस हटाते हैं तो हम या तो आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज हम करते हैं। तो चलिए आस्क से ही कर ले रहे हैं। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ही का ही हो जाएगा, सेट टू को हटाकर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? आस्क्ड का यूज करेंगे, मी का मी हो जाएगा,
अब दो कंडीशंस बनती हैं। अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम वहां इफ या वेदर दो में से एक यूज करते हैं, वो उसकी भी हालांकि कंडीशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन मान लीजिए इफ या वेदर दो में से कोई एक यूज करते हैं। लेकिन जब हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं होता है तो क्वेश्चन वर्ड ही इफ या वेदर का काम करता है, वहां इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे आता है उसको वैसे ही नोट कर दिया जाता है। तो यहाँ वाई का वाई ही हो गया। अब क्या करेंगे, यहां सेंटेंस आया है डिड और ही, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा हो गया मेन वर्ब। तो हम करते क्या है, अगर सेंटेंस में केवल आया है डिड, तो डिड जो आया है तो डिड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हटाते हैं। और डिड हटाकर ये जो कॉल्ड होगा, मतलब ये जो डू डस डिड होगा, अगर नॉट आगे नहीं आया तो यही कैंसिल हो जाता है और बचा हुआ जो सेंटेंस होता है इसमें ईडी ऐड हो जाता है। तो मान लीजिए ही कॉल्ड यू हो गया होगा। लेकिन अभी नरेशन का एक बेसिक रूल ये भी होता है कि टेंस भी चेंज होता है। जब रिपोर्टिंग पर हमारी पास्ट में होती है तो जो हमारा से आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में चेंजेस करते हैं। क्योंकि यहाँ डिड से हमारा सेंटेंस था तो डिड का सेंटेंस बना रहा है पास्ट इंडेफिनिट, और रूल कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट को आपको पास्ट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। और पास्ट परफेक्ट का रूल कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, तो हमने लगा दिया सब्जेक्ट। अब लगाओ हैड, तो हमने लगा दिया हैड। अब उसके बाद लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये यू आ गया, यू चूंकि है आपका है सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा मीन, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो ये डिड हर हाल में कैंसिल होता है, और डिड हट कर जो सेंटेंस बचा हुआ होता है वो हमारा बनता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए मान ले रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया एक रूल। लेकिन सपोज करिए यहीं पे अगर आया होता है डज, डज ही कॉल्ड यू, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाता है प्रेजेंट डेफिनेट। तो प्रेजेंट डेफिनेट को तो हमें बनाना पड़ता है पास्ट डेफिनेट। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ कॉल का कॉल्ड करना, मतलब डज को हटाकर। जैसे मान लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है इसी सेंटेंस को ऐसे मान लीजिए। सपोज करिए कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे मान ले रहे हैं कुछ देर के लिए, सपोज करिए कि यहाँ पे मान ले रहे हैं कुछ देर के लिए यहाँ पे डज लिखा है, ठीक। ये क्वेश्चन मान लीजिए कुछ देर के लिए यहाँ डज लगा है। अगर ये डज होता तो हम क्या करते, जब डज ये सेंटेंस होता तो डज होता तब क्या सॉल्व करते, तो हम ये जो सॉल्व करते, ही का ही हम लिखते, आस्क्ड का आस्क ही लिखते, उसके बाद मी का मी ही लिखते, वाई का वाई ही रहता, ही का ही हम लिखते। अब अंतर क्या आता कि जैसे डज आता तो डज को कैंसिल करते, तो यहाँ वर्ब आ जाती एस यस, और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट मोमेंट में करना पड़ता, तो यहाँ कॉल का कॉल्ड करना पड़ता, ठीक। और उसके बाद हम लगाते यू को चेंज करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। अब इसी बेस्ड पे अगर ये क्वेश्चन को देखें तो देखिए, सपोज करिए, देखिए जिन्होंने नरेशन नहीं पढ़ा होगा हो सकता है कोई बात समझ में ना आ रही हो कि कैसे क्या चेंज हुआ, प्रोनाउन कैसे चेंज हो गया, कैसे टेंस चेंज कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया, एकदम आसान समझिए। देखिए, अगर कभी भी यहाँ वर्ब की सेकंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए, आगे इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो याद रखिएगा इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ठीक। और जब सब्जेक्ट आएगा तो बीच में हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है, जब हेल्पिंग वर्ब आ गई इसके बाद फिर यहाँ सब्जेक्ट आया है, जो कि ये क्या करता है, सब्जेक्ट आएगा फिर आएगी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, पहले सब्जेक्ट आता है फिर। तो इसका मतलब हमारा इसी पोर्शन में क्या है, यहाँ पे एरर है। जब इस वाले पोर्शन में एरर है तो ये वाला पोर्शन देखेंगे कहाँ पे आया, तो ये पोर्शन आया हमारा ये। तो ये हमारा जो पोर्शन जो बी होगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये ऐसे भी समझ, एक और चीज समझ लीजिए, कभी भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं। तो सीधी सी बात है, सपोज करिए कि ये कुछ भी समझ में नहीं आया, मान लीजिए जितना भी डिस्कस किया कुछ नहीं समझ में आया, एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाएगा ना कि जब क्वेश्चन वर्ड, देखिए फिर समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस, कोई सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन डब्ल्यू एस, इसके बाद सब्जेक्ट आता है। एटलीस्ट इतना अगर समझ जाएंगे ना, अगर आप आंसर ना भी कर पाए कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये तो बता ही देंगे कि रॉन्ग है। और क्वेश्चन जनरली यही आता है कि कौन से पार्ट में एरर है, आप एरर तक पहुंच जाएंगे आपको नंबर मिल जाएगा, आप चाहे उसका आंसर कर पाए ना कर पाए, ये ट्रिक से। तो कभी भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में दिख गया तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा क्या लगाया जाएगा, सब्जेक्ट लगाए, ये याद रखिएगा। और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट बजाय हेल्पिंग वर्ब आया था इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, एरर हो गया। तो इसलिए एरर पार्ट हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा। अब इसका अगर कहेंगे आंसर क्या होगा, तो आंसर हम क्या करते, सी को यहां कर देते, तो यहां हो जाएगा वाई, वाई का वाई ही हो जाता, डिड को यहां से हटाकर यहां कर देते हम सी, और क्राइड को कर देते या क्राइड हो जाता, या फिर हैड क्राइड कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट लिमिट का सेंटेंस है तो हैड क्राइड कर देंगे। तो चलिए इसको चाहे हैड क्राइड कर दीजिए, और बेटर हो जाएगा इसमें, क्योंकि अगर पास्ट लिमिट बनाएंगे तो वो जाएगा, इसमें तो लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हैड क्राइड।
और आउट का आउट ही हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर बनता। अगर आपको आंसर करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो मे भी आपको कुछ ये क्लियर हो गया होगा। बाकी देखिए जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको जब आप एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं, चैप्टर को पढ़ लेते हैं, तब जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, अब ये देखिए ये सेंटेंस थोड़ा-सा क्या है कि इसमें थोड़ा-सा टाइम लेगा ये क्वेश्चन, ठीक? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो, टू नो, जानना, क्या? द न्यूज़, अगर आप न्यूज़ जानना चाहते हो, न्यूज़पेपर सॉरी इफ यू वांट टू नो, अगर आप चाहते हो न्यूज़, न्यूज़ को, तो कह रहे हैं कि ये पेपर यहाँ पे एरर है, इसको हटा देंगे। ये नहीं, ये रॉन्ग है। यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, ठीक, अ न्यूज़पेपर। यहाँ ये पेपर एक्स्ट्रा आ गया, इसको यहाँ हटा देंगे। क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना है कि इफ यू वांट टू नो द न्यूज़, अगर आप न्यूज़ जानना चाहते हो, यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक। अगर ध्यान से देखेंगे तो अब इसमें कहेंगे सेंटेंस में एरर क्या है, ठीक। अगर ध्यान से देखेंगे तो इफ का सेंटेंस जो हमारा है ये है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस क्या करता है, देखिए इफ से अगर सेंटेंस किस में आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर सेंटेंस इफ का है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो याद रखिएगा आगे का सेंटेंस जनरली जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन जनरल केस की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 100% ये आएगा, इसके स्थान पे कैन भी आ सकता है, इसके स्थान पे मे भी आ सकता है, या हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है। तो वो अलग अलग कंडीशंस हैं, अभी उन सारी कंडीशंस में नहीं जाएंगे, वरना सिर्फ एक ही चीज को समझाने में हो सकता है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो सिर्फ इसी को डिस्कस करने में निकल जाए, कि उसमें कई फैक्टर ऐड होते हैं। अभी हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे कि ये यूज होगा कि नहीं, ये सेंटेंस हमारा राइट है या नहीं। बाकी किसी दिन कैन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। अभी केवल 2 सेंटेंस आपको लिखकर बताएंगे, दोनों सेंटेंस को आप बताएंगे इसमें अंतर क्या है। अगर हम ये सेंटेंस ये लिखें, इफ यू, अगर सेंटेंस हमारा है इफ यू वर्क हार्ड, यू कैन पास द एग्जाम। और एक सेंटेंस है इफ यू टेक योर एडमिशन, यू कैन ज्वाइन दिस क्लास। अगर ये दोनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंसेस समझते हैं तो वो जाएगा, तो वो सेंटेंस आप समझ पाएंगे, ठीक। अब इन दोनों में देखिए, दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू कैन पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम को पास कर सकते हो। इसका मतलब कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी, जब एबिलिटी आ जाएगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब ये आपकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ये आपकी बात कर रहा है मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा है। इसका मतलब कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब यहां बात एबिलिटी की आई है, ठीक। दूसरी बात है, इफ यू टेक योर एडमिशन, अगर आप अपना एडमिशन लोगे तो यू कैन ज्वाइन दिस क्लास, आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो सोच के बताइएगा, अगर ये कहें कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे या एग्जाम को पास कर लोगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने या पास करने के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, या फिर आप क्या करोगे, एग्जाम को पास कर लोगे। तो एग्जाम को पास करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। और कैन का यूज ही किया जाता है किसके लिए, एबिलिटी के लिए। लेकिन कैन का यूज परमिशन के लिए भी किया जाता है। जैसे इसमें देखिए, इफ यू टेक योर एडमिशन, सपोज करिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज में आप जाते हैं, और वहां आपसे बोला जाता है कि अगर आप यहाँ एडमिशन ले लेंगे तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो सोच के बताइएगा, एडमिशन लेने से क्या आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी, क्या आपके अंदर क्षमता आ जाएगी क्लास में बैठने के लिए, या जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको परमिशन मिल जाएगा क्लास में बैठने के लिए। तो हमें पता है क्लास को ज्वाइन करने के लिए एबिलिटी की जरूरत नहीं होती, बल्कि मैनेजमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। और हमें पता है कि ये बात कर रहा है कि इन दोनों सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बात कर रहा है इंसान की क्षमता की,
और ये बात कर रहा है क्या है, परमिशन की। तो यहाँ कह रहा है कि अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप क्या करोगे कि आप एग्जाम पास कर सकते हो, इसका मतलब कि आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। और अगर कह रहा है अगर आप एडमिशन ले लोगे तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के लिए क्षमता की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट की, जहां आप एडमिशन ले रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस एकदम अलग, कैन कहने से देखिए, कैन इसमें भी कैन इसमें भी, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है। ये है बात क्षमता की, एबिलिटी की, और ये बात है परमिशन की। याद रखिएगा, एबिलिटी के सेंस में हम कैन का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, लेकिन जहां क्षमता की बात होती है वहां कैन नहीं लगाते, बल्कि वहां लगाते हैं विल बी एबल टू। ये चीज याद रखिएगा, विल बी एबल टू। तो विल बी एबल टू, यहां तो कैन राइट है, बट यहां पे कैन राइट नहीं है। क्यों? कि जहां क्षमता दिखाने की बात आएगी वहां फ्यूचर को, फ्यूचर की आया कह रहे अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास कर लोगे, इसका मतलब अभी की बात नहीं है, अभी कठिन परिश्रम नहीं किया है, आगे चल के करोगे तो पास कर लोगे, मतलब ये सब भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। और फ्यूचर की एबिलिटी को बताने के लिए हम कैन का यूज यहाँ पे नहीं करते, बल्कि वहां विल बी एबल टू का यूज करते। लेकिन फ्यूचर की एबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज किया भी जाता है, ऐसी बात। देखिए, कैन एक अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन वो कंडीशन अलग है। ठीक, जब वो कंडीशन अलग है तो यहाँ पे विल बी एबल टू लगाएंगे। बस अभी ये याद रखिएगा कि कैन का यूज फ्यूचर की एबिलिटी को बताने के लिए हम कैन नहीं लगाते, बल्कि विल बी एबल टू का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर परमिशन को देना है तो परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं। यहाँ पर भी तो है कि अगर आप एडमिशन ले लोगे तो आप क्लास ज्वाइन कर लोगे, तो एडमिशन ले लोगे मतलब अभी लिया नहीं, आगे चल के लोगे मतलब फ्यूचर में। जब आगे ले लोगे तो आप क्लास ज्वाइन कर लोगे, तो क्लास भी तो ज्वाइन फ्यूचर में करोगे। तो ये भी तो फ्यूचर को बता रहा है, ये भी फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर की ये है क्या, क्षमता, और ये फ्यूचर की है परमिशन। तो फ्यूचर की क्षमता को बताने के लिए कैन का यूज नहीं करते, बल्कि फ्यूचर, अगर फ्यूचर की परमिशन है तब हम कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ ये सेंटेंस रॉन्ग था, और यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये राइट है। ठीक, अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसमें जो हमारा मेन क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आप क्या न्यूज जानना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर यहां देखें तो क्या इसमें सबसे पहले देखना परमिशन। कह रहे कि क्या, जब अगर आप न्यूज जानना चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो क्या अगर आप न्यूज़पेपर चाहते हो तो आपको क्या परमिशन मिल जाएगी पढ़ने की? नहीं, यहाँ परमिशन का कोई सेंस नहीं है। अच्छा, एबिलिटी के सेंस में आते हैं। एबिलिटी के सेंस में आएगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मीनिंग तो यही दे रहा है ना। अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो, तो अगर आप चाहने से, अगर आप चाह लोगे तो आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। सपोज करिए कोई इंसान अनपढ़ है और कह दे कि अगर आप चाह लेते हो तो आप पढ़ लोगे, तो कैसे पढ़ लेगा जब उसके अंदर एबिलिटी नहीं होगा। इसका कोई चीज चाहने से एबिलिटी आती नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस ना तो हमारा परमिशन का है, ये सेंटेंस ना तो हमारा फ्यूचर की एबिलिटी का है। जब दोनों का है ही नहीं तब किसका है? ध्यान से देखिएगा, यहां कोई इंसान किसी को एडवाइस कर रहा है। एडवाइस क्या कर रहा है कि इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो, टू नो द न्यूज, अगर आप न्यूज जानना चाहते हो। कोई समझा रहा है किसी को कि अगर आप न्यूज जानना चाहते हो तो क्या करो, यू कैन नहीं बल्कि यू शुड रीड द न्यूज़पेपर। आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये समझा रहा है। और किसी को एडवाइस देने के लिए हम कैन का यूज नहीं करते, बल्कि शुड का यूज करते हैं। और यहाँ पे लगाया गया था कैन, और जो कि क्या था, हमारा एरर था। लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ कर देते यहाँ पे, तो आपके माइंड में ये आ जाता, अच्छा कैन का यूज मतलब इफ के साथ जो सेंटेंसेस आते हैं कैन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लग तो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कैन नहीं लगेगा, यहाँ शुड भी लग रहा है, कैन का कैन भी लग रहा है, कैन का विल बी एबल टू भी लग रहा है। इसका मतलब कैन के अलग अलग कई यूजेस होते हैं। उनमें से ये जो क्वेश्चन हमारा गया था, ये क्वेश्चन न तो हमारी एबिलिटी से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन न तो परमिशन से रिलेटेड था, बल्कि ये क्वेश्चन किसी को एडवाइस दिया जा रहा है। कैसे पता चला, खुद देखिए, इफ यू वॉन्ट टू नो, अगर आप जानना चाहते हो क्या, न्यूज, अगर आप न्यूज जानना चाहते हो कि क्या दुनिया में चल रहा है क्या नहीं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं नहीं, तो सकते हैं का मीनिंग नहीं, बल्कि आपको पढ़ना चाहिए। और पढ़ना चाहिए का मतलब एडवाइस, और एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते हैं। तो मे बी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, है ना। अगली जो भी वीडियोस आएंगे उसमें हम हो सकता है मे बी आपको चैप्टर वाइज चैप्टर को क्वेश्चन आपको कराएं, कुछ चैप्टर को डिस्कस भी करें। अभी के लिए चलिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।